हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गुरु। आपका मेरे चैनल ज्ञान गुरु पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक नया चैप्टर क्लियर करने जा रहा हूं जिसका नाम है ब्लड, रक्त समूह। यह मेरी एक ज्ञानपंच.com के नाम से एक साइट है। इस साइट के माध्यम से भी आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं नए नए टॉपिक्स, प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कहाँ किया जाता है? एंजियोलॉजी में। एंजियोलॉजी के जनक विलियम हार्वेरी। हृदय तथा इसके कार्य का अध्ययन कार्डियोलॉजी में होता है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी में होता है। रक्त दाब का अध्ययन स्फाइगोमोलॉजी में होता है। ये कुछ वर्ड्स है, ये कुछ परिभाषित अध्ययन सामग्री है जहां पर इनका अध्ययन किया जाता है। अब आता है रक्त, ब्लड। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, लेकिन वास्तविकता में यह मिथ्या संयोजी उत्तक है क्योंकि इसकी कोशिकाओं में विभाजन क्षमता नहीं होती। रक्त में मैट्रिक्स का निर्माण यकृत तथा लसीकी अंग में होता है। इसकी उत्पत्ति भ्रूण की मेसोडर्म सेल से होती है। रक्त का स्वाद नमकीन, पानी की तुलना में भारी तथा तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है। ब्लड का पीएच 7.4 होता है, अर्थात यह क्षारीय प्रकृति का होता है। इंपॉर्टेंट, ब्लड का पीएच 7.4 होता है, अर्थात यह क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त का सामान्य बफर कार्बनिक अम्ल बाइकार्बोनेट है। मानव शरीर में कुल वजन का 7% रक्त होता है, यानी 5 से 7 लीटर रक्त होता है मानव शरीर में। फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब रक्त के क्या क्या कार्य होते हैं? पहला सबसे मेन इंपॉर्टेंट कार्य, भोजन तथा ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से लंग्स तक पहुंचाना। मतलब भोजन और ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाना व कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से लंग्स तक पहुंचाना ब्लड का महत्वपूर्ण मेन कार्य होता है। NH3, NH2, CO, NH2 एंड यूरिक एसिड को शरीर के विभिन्न भागों से गुर्दे तक पहुंचाना, जिससे शरीर से इनको बाहर किया जा सके। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन को शरीर के लक्षित अंगों तक पहुंचाना। ब्लड शरीर के ताप को नियंत्रण करता है, रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, ब्लड की संरचना। ब्लड मुख्यतः दो अवयवों से मिलकर बना होता है। पहला प्लाज्मा, दूसरा ब्लड कार्पल सेल्स। प्लाज्मा क्या होता है? यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा एवं हल्का क्षारीय द्रव्य है। इसका पीएच 7.4 होता है। यह ब्लड का 55% भाग होता है। इसमें 90% जल तथा 10% में ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा किसका बना होता है? प्लाज्मा प्रोटीन 6 से 7% एल्बुमिन। रक्त में 70 प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला एल्बुमिन, यह सबसे छोटी प्लाज्मा प्रोटीन है। दूसरा ग्लोबुलिन, रक्त में ग्लोबुलिन एल्बुमिन ग्लोबुलिन का अनुपात 2:1 होता है, 2:1 होता है। यह 3 प्रकार की होती है। पहली अल्फा ग्लोबुलिन, इसका संश्लेषण यकृत में होता है। यह Cu का परिवहन करती है, यह कॉपर का परिवहन करती है। बीटा ग्लोबुलिन, इसका संश्लेषण यकृत में होता है। यह Fe का परिवहन करती है, यानी फेरस का परिवहन करती है। गामा ग्लोबुलिन, यह लसिका अंगों द्वारा स्रावित होती है। इसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य शरीर की रोगों से सुरक्षा करना होता है। मीन्स कि प्लाज्मा में भी अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन होती है। इनके कार्य अलग अलग होते हैं। इनमें मेन इंपॉर्टेंट कार्य गामा ग्लोबुलिन का होता है, जिसका मुख्य कार्य शरीर की रोगों से सुरक्षा करना होता है। तीसरा आता है ग्लोबुलिन और इम्यूनोटोग्लोबुलिन एंटीबॉडी शरीर बनाकर शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनाने में आवश्यकता है। फाइब्रिनोजन सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन होती है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन एंड फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का बनाता है। हेपेरिन
प्रोटीन, इस प्रोटीन के कारण ब्लड वेसल्स में ब्लड नहीं जमता। यह प्रतिस्कंदन एंटीकोगुलेशन होती है। हेपेरिन एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है। अकार्बनिक यौगिक कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड, HCO3, PO43, NSO43-2, ये इसके अकार्बनिक यौगिक होते हैं। इसमें NaCl, KCl, NaCO3, KSCO3, CO2 ग्रेटर देन NO2 एंड ग्रेटर देन O2। इसके अलावा प्लाज्मा में NaCl जैसे अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो ब्लड के परासरण दाब को संतुलित रखते हैं। दूसरा आता है पाचित खाद्य, डाइजेस्टेड फूड, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल, न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फोलिपिड्स एंड विटामिन्स। थर्ड आता है उत्सर्जित पदार्थ, एक्सट्ररी सब्सटेंस, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। चौथा आता है प्रतिस्कंदन, एंटीकोगुलेंट्स, हेपेरिन, यह रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। तो पांचवा आता है हार्मोन्स, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन भी प्लाज्मा में होते हैं। छठा आता है रोग प्रतिरोधक पदार्थ, लाइसोजाइम, पॉलीसेकेराइड तथा प्रोपेटीन, लार्ज प्रोटीन। लाइसोसोम जीवाणु को कोशिका भित्ति में घोलता है, जबकि प्रोपेडाइन बैक्टीरिया तथा वायरस के द्वारा संश्लेषित टॉक्सिन्स को निष्क्रिय या नष्ट करता है। अब ब्लड कार्पल्स, सेकंड आता है ब्लड कार्पल्स। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट RBC, रेड ब्लड कार्पल्स या एरिथ्रोसाइट्स। सेकंड आती है व्हाइट ब्लड कार्पल्स, WBC। थर्ड आती है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड कार्पल्स के 3 मुख्यतः भाग होते हैं। पहला RBC, दूसरा WBC, तीसरा ब्लड प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिका, सफेद रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और तीसरा आता है ब्लड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड कार्पल्स, यह रुधिर कणिकाओं का 90% होता है। इसका निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। यह केवल कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है। अधिकांश कशेरुकियों में यह अंडाकार तथा केंद्रक युक्त होती है। स्तनधारियों में उभयअवतल तथा अकेंद्रकीय होती है। नवनिर्मित RBC केंद्रक युक्त होती है, लेकिन जब यह परिपक्वन के दौरान इसमें से केंद्रक नष्ट हो जाता है। RBC का मुख्य अवयव HB होता है। HB मीन्स हीमोग्लोबिन होता है। यहाँ हीमोग्लोबिन का अर्थ है, हीम का अर्थ लोहा Fe है तथा ग्लोबिन का अर्थ एक प्रोटीन से है। हीम का अर्थ लोहा, Fe। आयरन, यह आयरन तथा पोरफायरिन का बना होता है। आयरन फेरस के रूप में पाया जाता है। पोरफायरिन एसिटिक अम्ल तथा कुछ अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। एक हीमोग्लोबिन में 4 पोरफायरिन वलय होती है, जिसमें प्रत्येक में एक Fe, एक फेरस आयन जुड़ा हुआ होता है। ग्लोबिन, यह होता है 95%। ग्लोबिन प्रोटीन का प्रत्येक अणु 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। इस तरह एक हीमोग्लोबिन एक लोहा यौगिक होता है। इसी कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। फेफड़ों की ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के माध्यम से ब्लड रंग परिवर्तन होता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में फोलिक एसिड, विटामिन B12 भाग लेते हैं। RBC की संख्या घटने तथा ब्लड की कमी होने से एनीमिया डिजीज हो जाती है। ध्यान दें बच्चों, एनीमिया डिजीज ब्लड की कमी अर्थात RBC की संख्या घटने से एनीमिया डिजीज होती है। यह समस्या गर्भवती महिलाओं में अधिकतर होती है, इसलिए डॉक्टर उन्हें फोलिक एसिड या आयरन की गोलियां खाने की सलाह देते हैं। RBC पुरुषों में 55 लाख प्रति घन मिमी होता है तथा महिलाओं में 45 लाख प्रति घन मिमी होता है। नवजात में 68 लाख प्रति घन मिमी होती है। RBC का जीवन काल 120 दिन और भ्रूण में 160 दिन होता है। यहाँ RBC का जीवन काल एक स्वस्थ मनुष्य में 120 दिन तथा भ्रूण में 160 दिन का होता है। स्तनधारियों की RBC में केंद्र तथा अन्य कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं।
लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि को पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। ऊंट तथा लांबा के रक्त में केंद्रक तथा अन्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि भाई स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक तथा अन्य कोशिकांग अनुपस्थित होती हैं, लेकिन ऊंट और लांबा के आरबीसी में केंद्रक तथा अन्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं। यह दो स्तनधारी जंतु है जिनकी आरबीसी में केंद्रक तथा अन्य कोशिकाएं अंग उपस्थित होते हैं। अन्य जंतु बर्ड, फिश, एमीबियंस, रेप्टाइल्स के आरबीसी में केंद्रक तथा अन्य कोशिका अंग उपस्थित होते हैं। अब बड़ी आरबीसी किसमें होती है? सेलेमेंडर में। और छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण की होती है। अब आती है व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। यह आकार में आरबीसी से बड़ी होती है। इनका व्यास लगभग 0.007 mm होता है। यह 6 से 7 दिन तक जीवित रहती है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 6 से 7 दिन तक का जीवन काल होता है। डब्ल्यूबीसी शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। डब्ल्यूबीसी शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। मानव शरीर में इनकी संख्या 5000 से लेकर 9000 प्रति घन मीटर हो सकती है। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये रंगहीन होती है। इनका आकार अमीबॉइड होता है तथा ये केंद्रक युक्त होती है। इनमें एक प्रतिरक्षी पदार्थ होता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। क्या होता है इनमें एक प्रतिरक्षी पदार्थ? एंटीबॉडी। लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी के निर्माण में भाग लेती है। शरीर में कहीं पर भी हमला हो तो यह वहां एंटीबॉडी पहुंच जाती है और रोगाणुओं का भक्षण कर लेता है। इसलिए डब्ल्यूबीसी को भक्षण का निकाय भी कहा जाता है। लसिका कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी की महत्वपूर्ण घटक होती है। यह 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये एंटीबॉडीज के निर्माण में भाग लेती है और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब डब्ल्यूबीसी के टाइप्स। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है? डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स, यानी कणिका में और दूसरी अकणिकाहीन। कणिका में ग्रेनुलाइट्स के अंदर होता है न्यूट्रोफिलिस, इसोफिलिस और बेसोफिलिस। और अकणिकाहीन में क्या होता है? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। टीएलसी क्या होती है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। रक्त में डब्ल्यूबीसी की कुल संख्या को टीएलसी कहते हैं। ओके, अब इनमें क्या क्या कौन कौन से कितनी इनमें डब्ल्यूबीसी होती है? मोनोसाइट्स होती है 4 से 8% पूरी टीएलसी की। लिम्फोसाइट्स 25 से 30% होती है। एसिडोफिलस या एसिनोफिल्स 4% होती है। बेसियोफिल्स 0.5% से लेके 1% होती है। न्यूट्रोफिल्स 65% से 70% भाग न्यूट्रोफिल्स का होता है। अब डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाए तो क्या होगा? अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा, या डब्ल्यूबीसी की संख्या 9000 से अधिक हो जाए। अभी डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी पड़ी है पढ़ने? 5000 से लेके 9000 तक। तो अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिकतम संख्या से ऊपर हो जाए, अधिक हो जाए, तो इसे ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया कहते हैं। इसमें ल्यूकोसाइट्स की संख्या अनियमित रूप से बढ़ती है और बढ़ी हुई ल्यूकोसाइट स्वयं की कोशिकाओं को नष्ट करने लगती है। इसे ही रक्त कैंसर कहते हैं। अब आता है बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में केंद्रक युक्त मेगाकैरियोसाइट्स की अतिवृद्धियों के टूटने से होता है। यह सूक्ष्म रंगहीन केंद्रक विहीन गोलाकार होती है। इनका कोशिका द्रव्य का अधिकांश भाग संकुचनशील प्रोटीन थ्रोम्बोस्थेनिन से बना होता है। यह केवल स्तनधारियों में ही पाई जाती है। इनकी संख्या 2 से 5 लाख प्रति घन मिमी हो सकती है। इनका जीवन काल 1 सप्ताह का होता है। इनका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाना होता है।
यह कोशिका थ्रोम्बोप्लास्टिन का संश्लेषण करती है जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। यह रक्त परिसंचरण तंत्र की एंडोथीलियम की मरम्मत करती है। डेंगू बुखार एवं चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से घटने लगती है। सो गाइस, मैंने आज आपको ब्लड के बारे में बताया, जिसमें आपने ब्लड क्या होता है, वह कितने प्रकार का होता है, ब्लड में कौन कौन से अवयव मौजूद होते हैं, इनके बारे में पढ़ा। आज यह वीडियो मैं यहीं खत्म करना चाह रहा हूं और आपसे इजाजत लेता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका अच्छा और नया पार्ट बताऊंगा। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।